नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रुप डी ब्लॉग्स 2.0 पे। तो दोस्तों, मैथ की सीरीज़ का हमारा अगला वीडियो होने वाला है। इससे पहले के वीडियो आ चुके हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा ज़रूर जाकर देखिए, आपको ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। आज का जो मैं शिफ्ट करवाने वाला हूँ वो एनटीपीसी का, देख लीजिए यहाँ लिखा ही रहता है। एनटीपीसी का 8 तारीख का सेकंड शिफ्ट होने वाला है। इसके जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको कराऊंगा सॉल्व, ठीक है। और जो पहला क्वेश्चन मेरा होगा वो कल का क्वेश्चन होगा जो मैंने होमवर्क को दिया था। और हाँ, कल जो है, कल छठ पर्व है जो बिहार और यूपी जैसे झारखंड शहरों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और बाकी जो पूरे भारत में ही मनता है वैसे तो, लेकिन कुछ बिहार, झारखंड, यूपी हो गया या पश्चिम बंगाल में कुछ ज़्यादा ही रौनक रहती है इसकी। तो आप लोग छठ मनाइए, अपने परिवार साथ रहिए जो होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपको यहाँ दिख रहा होगा वो कल वाला होमवर्क का क्वेश्चन है। तो यही क्वेश्चन से मैं आज की वीडियो की शुरुआत करूँगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, देख लेते हैं कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। यदि छोटी संख्या में से 25 घटाया जाता है और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। देखिए क्या कहा है कि मान लीजिए एक छोटी संख्या है, इसको हम मान लेते हैं a, ठीक है। a छोटी संख्या है और b जो है बड़ी संख्या है। बोला है कि छोटी और बड़ी संख्या के बीच का अंतर 5 है। इसका मतलब अगर हम छोटी संख्या को x मानते हैं तो बड़ी संख्या उससे 5 बड़ी है, तभी तो अंतर 5 आएगा दोनों के बीच का। तो बड़ी संख्या x + 5 हो जाएगा। आपसे बोला है कि यदि छोटी संख्या में से 25 घटाया जाता है, इसका मतलब x में से 25 जब घटाएंगे तो x में से जब हम 25 घटाते हैं, ठीक है, और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए, बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो x + 5 में जब हम 20 जोड़ देते हैं ये बन जाएगा। बोला दोनों का अनुपात 1/2 हो जाता है, मतलब अनुपात ले लेते हैं 1/2 हो जाता है। देखिए यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया x - 25 अपॉन x + 25 बन गया किसके बराबर, आपका 1/2 के बराबर। इसको अभी सॉल्व कर लीजिए। जब 2 इधर गुना में जाएगा तो 2x + 50 आपका किसके बराबर आएगा, x + 25 के बराबर। सॉरी, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस था तो मैंने गलती से प्लस लिख दिया, यहाँ भी माइनस ही आएगा। अब देखिए इधर x को इधर ले आइए और 50 को उधर भेज दीजिए। जब इसके उधर ले आएंगे तो x बराबर किसे आएगा, 75 के बराबर आएगा। और क्या करिए, अब 75 आ गया, आंसर मार दीजिए। लेकिन आपका हो जाएगा आंसर गलत, क्योंकि इसमें बोला है बड़ी संख्या निकालना है। कई लोग यही मिस्टेक करते हैं कि 75 भी आंसर में दे रखा है, 80 भी आंसर में दे रखा है। लोगों की मिस्टेक ये रहती है कि वो पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और x को 75 लगा देंगे। लेकिन आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या यानी कि 5 में बढ़ाना होगा। तो बड़ी संख्या यानी कि b हमें निकालना है, तो कितना आएगा, 75 + 5 मतलब 80 आएगा, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 80 नंबर। तो इसका 80 आंसर बिल्कुल सही होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है कि एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 बराबर है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए इसमें बोला है आयत की चौड़ाई यदि 20 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि एक आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। आयत की लंबाई l होती है, वो वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है, यानी 3/5 r के बराबर है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 है। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल का जो आपका जो भुजा है उसके बराबर है वृत्त की त्रिज्या, यानी कि जो रेडियस है वो आपका वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी a के बराबर हो गया। ये भी आपको दिया हुआ है। अब a कैसे निकालेंगे, तो वर्ग की भुजा हमें मतलब वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ जो एरिया हमें दिया हुआ है स्क्वायर का, उसको बराबर कर देंगे 4900 के, यानी कि a² मान लेते हैं। तो a² को 4900 जगह हमने बराबर किया तो हमारा a का वैल्यू क्या आ गया, 70 आ गया। यानी कि जो वर्ग की भुजा कितनी हुई, 70 हुई। तो वर्ग की भुजा जब 70 हुई तो रेडियस भी 70 ही होगा, यानी कि हम इसको मान सकते हैं। तो रेडियस हमारा यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या आएगी वो 70 सेंटीमीटर, ये भी आ जाएगी। अब देखिए हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की चर्चा है तो हमें l × b चाहिए। b हमें दे रखा है, b हमें दे रखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। b हमें कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर हमें b दे रखा है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, l चाहिए। l कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ पर r की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो l बराबर क्या आएगा, 3/5 × 70, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 5 7 कितना आएगा, 14 और 14 तिया 42, यानी कि l की वैल्यू आपकी 42 सेंटीमीटर आएगी। आपका l की वैल्यू आ गया है, आपको r की वैल्यू पता है, तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो क्या इसमें पुट कर देंगे, तो 42 × 20 यानी कि 84 और 1 0, यानी कि 840 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका आंसर आ जाएगा। आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा।
दोबारा समझ लीजिए, आपको लंबाई जो है 3/5 आर के बराबर दे रखा है और आपको बोला है कि रेडियस जो है वर्ग की भुजा के बराबर है, वर्ग का आपको क्षेत्रफल दिया है, वहां से सॉल्व कर लीजिए। ए स्क्वायर अगर 70 आएगा, आप यहाँ पुट करेंगे, आपका एल आ जाएगा, एल और बी आपको निकाल सकते, फॉर्मूला आपका आंसर आ जाएगा। तो आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपसे बोला गया है कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि होती है तो उस क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, जब भी मैंने आपको बताया था कि वर्ग हो चाहे आयत हो, उसके क्षेत्रफल में भुजा में जब वृद्धि कर उसको क्षेत्रफल वृद्धि निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि x + y + x × y/100। अब यहाँ पर भुजा वर्ग की जो भुजा दोनों बराबर होती है, इसका मतलब x और y नहीं होगा, सीधे इसका फॉर्मूला लगेगा x + x + x × x/100। अब यहाँ पे 10% पुट कर दीजिए तो क्या आएगा 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी कि आपका आंसर आएगा 21% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करा रखा है तो ये आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका आंसर सी आएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, x + x + x × x/100 फॉर्मूला लगाइए। ये आपको मैंने फॉर्मूला याद करवाया था कि प्रतिशत वृद्धि का यही फॉर्मूला होता है, आपको आप समझ लीजिए, याद भी कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तथा इसके कर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। जब देखिए समकोण त्रिभुज की चर्चा कर रहा है, सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। मैं यहाँ फिगर बनाया था समकोण त्रिभुज की, मैंने फिगर बना दिया समकोण त्रिभुज का। आपसे बोला है किसका परिमाप, यानी तीनों जो भुजाओं का जोड़ है 60 दिया हुआ है आपको। आपसे बोला है कि इसका कर्ण 26 सेंटीमीटर है। देखिए कर्ण 26 सेंटीमीटर आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब हमें ये बेस चाहिए, हाइट चाहिए। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज बोला है और ये 26 क्या है, ये 13 का दुगुना है। अब देखिए 13 का दुगुना है 26, 13 का दुगुना है। अब देखिए आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13 का, और ये हाइपोटेन्यूज होता है। जब ये 13 का दुगुना है तो बाकी जो दो भुजाएं बचेंगी आपके पास वो भी तो 12 और 5 का दुगुना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 13 का दुगुना होगा 26 हुआ तो बाकी जो दो भुजाएं होंगी वो 12 का दुगुना होगा, एक 5 का दुगुना होगा। यानी कि ये जो भुजा आप किसी को भी मान सकते हैं, बड़ा या छोटा, किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 का जब इसको भुजा मानते हैं तो 24 होगा और 5 का दुगुना जब इसको मानते हैं तो 10 होगा। समझ गए, पाइथागोरस ट्रिपलेट हमने याद किया कि ये तो 13 का दोगुना है, इसका मतलब जो बाकी भुजाएं बची वो 5 और 12 का भी दोगुना होना चाहिए। तो हमारे पास बेस और हाइट हमारे पास आ चुका है, इसमें पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। जब हम यहाँ पुट करते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 24 × 10, ठीक है। 24 से हमने इसको काटा तो हमारे पास कितना आया 12, और 12 से हमने गुना किया, क्योंकि कहाँ गया क्वेश्चन, चला गया है कुछ ज़्यादा आगे, हाँ आ गया, ठीक है। तो हमने इसको गुना कर दिया। देखिए 13 का दोगुना जब 26 है तो ये 10 का दोगुना, ये 5 का दोगुना, इसको क्या होना 10 होना चाहिए, और इसको क्या होना चाहिए 12 का दोगुना 24। इसको जोड़िए, देखिए आपके पास 60 बन रहा है, 60 बिल्कुल बन रहा है। तो इसमें पुट कर रहा आपने तो कितना आ गया 12 से इसको काटा हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 120 सेंटीमीटर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बोला गया है अगले क्वेश्चन में कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो तथा सबसे लंबा विकर्ण 16 सेंटीमीटर। आपको बोला है कि इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले समचतुर्भुज बना लीजिए। समचतुर्भुज कुछ ऐसा बनता है, आपको पता ही होगा। समचतुर्भुज जब भी बनाइए तो वर्ग ऐसा मत बनाइएगा, समचतुर्भुज हमेशा कुछ इस तरीके का बनाइए आप लोग, ठीक है। आपको बोला है इसमें कि इसका सबसे लंबा विकर्ण 16 सेंटीमीटर, मतलब सबसे लंबा विकर्ण ये होगा, ये बोला आपको 16 सेंटीमीटर है। और आपको बोला है भुजा 10 सेंटीमीटर, मतलब भुजा तो बराबर होगा, तो ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर, ये भुजा 10 सेंटीमीटर, सब भुजा 10 सेंटीमीटर बराबर है। एक और विकर्ण बना लेते हैं। आपको बोला है लंबा विकर्ण 16 सेंटीमीटर, मतलब उसको दो हिस्से जब होंगे तो ये हिस्सा 8 बचेगा, ये हिस्सा भी 8 बचेगा। जब भी मतलब समचतुर्भुज एक दूसरे के विकर्ण आपस में काटते हैं तो दोनों जो विकर्ण है वो मतलब बराबर हिस्से में बढ़ जाते हैं, मतलब 8 बचा। अब देखिए ये जो है एंगल 90 डिग्री का होता है, इसका मतलब इसमें पाइथागोरस हम थ्योरम लगाएंगे तो ये 10 है, ये 8 है, तो ये 6 आएगा। बिल्कुल सही, ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट होता है। ये 10 है, ये 8 है, तो ये 6 बचेगा। अब देखिए ये 6 है तो ये वाला भी 6 ही हो जाएगा, मतलब क्योंकि आधा हिस्से में बटा हुआ है ना, 6 6 12 हो गया। अब देखिए आपको पता होगा फॉर्मूला की क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है समचतुर्भुज के, तो हाफ इंटू डायगोनल 1 डायगोनल 2, ठीक है। तो हाफ डायगोनल 1 हमारे पास क्या है, हमने निकाल दिया ही हुआ आपको, 8 8 16 दिया हुआ है। डायगोनल 2 क्या होगा, 6 और 6 12 होगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 12 8 96 और 12 12 नहीं तो सॉरी
2 16 से 8 से कट जाएगा और 12 8 96 आपका आंसर आ जाएगा। 96 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर आपका आंसर हुआ, जो कि कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन। आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको 82 के बराबर दे रखा है, आपको 82 के बराबर बिल्कुल सही। और ए गुना बी आपको 9 के बराबर दिया हुआ है, ए गुना बी आपको 9 के बराबर दिया हुआ है। आपको बोला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है? देखिए इस क्वेश्चन में कई तरीके होते हैं, या तो फॉर्मूला से निकालिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे, फिर वहाँ से आप a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, फिर यहाँ पुट करिए, फिर a प्लस बी का होल क्यूब करके वैसे माइनस करके निकालिएगा, वो भी तरीका हो सकता है। लेकिन उससे अच्छा तरीका क्या है, इसमें लेट करिए, लेट करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता। अब देखिए ऐसा कौन सी संख्या का स्क्वायर मानते हैं जिसका स्क्वायर 82 के पास आएगा? अब देखिए 8 का स्क्वायर तो 64 आएगा, अगर हम 9 का स्क्वायर मानते हैं तो 81 आ रहा है। अगर हम a को क्या करते हैं 9 मान लेते हैं तो 9 का स्क्वायर क्या 81 आएगा। और b को अगर हम 1 मान लेते हैं, अगर जब हमने b को जब 1 माना तो 81 हुआ प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, यानी कि हमारा 82 बन जाएगा। बिल्कुल सही। अब यहाँ भी चेक करते हैं, अगर 9 और 1 का हम गुना करते हैं आपस में तो 9 आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसका मतलब a की वैल्यू 9 होगा, b का वैल्यू 1 होगा। इसको हम यहाँ पुट करते हैं तो 9 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब यहाँ आएगा। 9 का क्यूब आप लोग जानते हैं कि 729 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है, यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा? 730 बनेगा, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? आपको ऑप्शन नंबर आपको 730, आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 730, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। दोबारा समझ लीजिए, इसको ए को आप 9 लेट कर लीजिए, बी को आप ए लेट कर लीजिए, आपका ये क्वेश्चन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। पहला क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया, दूसरा एक क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो गया, मतलब ए और 9 और 1 बिल्कुल सही होगा। आप पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलजेब्रा से लिया गया है। इसमें आपसे बोला है कि 3 की पावर 71, 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72 प्लस 3 की पावर 73 प्लस 3 की पावर 74, और कहाँ तक बोला गया है? 3 की पावर 75 संख्या किससे विभाज्य है? देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, चाहे किसी भी तरीके का ऐसा क्वेश्चन आए, आप क्या करिए, सबसे छोटी जो संख्या है वो सब में से कॉमन लीजिए। अगर हम 3 की पावर 71 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ 3 की पावर 1 बचेगा, क्योंकि 71 तो जाएगा, 1 ही बचेगा, प्लस 3 का पावर 2 बचेगा, 3 का पावर 3 बचेगा और 3 का पावर 4 बचेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 71 तो ऐसी रहेगा। अब इसको 1 प्लस 3 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 का 3 का क्यूब 27 होगा और 3 का पावर 4 81 होगा। अब हम पांचों संख्या को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? इन पांचों संख्या को जोड़ने के बाद 121 आएगा, ठीक है। और 3 की पावर 71 तो इसके गुना में है ही। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन टूट के आ गया, हमने इतने बड़े चीज को हमने इसमें छोटे में तोड़ लिया है, ठीक है। अब देखिए आपको बोला है कि किससे भाग्य होगा, विभाज्य होगा। देखिए 121 को हम जानते हैं कि 11 का स्क्वायर होता है, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको? 3 की पावर 71 इंटू 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 8 से विभाज्य नहीं होगा क्योंकि और संख्या है, 5 से विभाज्य भी नहीं होगा, 7 से विभाज्य भी नहीं होगा, आपको यहाँ दिख ही रहा क्वेश्चन तो। और यहाँ देखिए, यहाँ सी ऑप्शन में 11 लिखा हुआ है, यानी सी ऑप्शन से बिल्कुल भाग हुआ। सी ऑप्शन में 11 होने का मतलब क्या है कि जब इसको भाग देंगे 11 से तो 11 से इसको काट देगा एक, तो मतलब आपके पास भाज्य बच जाएगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका है कि जो भी आपका सबसे छोटा वैल्यू सब में से कॉमन ले लीजिए, फिर आपके पास जो बचा उसको सॉल्व करिए, आप आंसर निकल जाएगा आपका। और हाँ, कल तो जो है, कल छठ पर्व है, तो कल के दिन वीडियो जो होगा वो नहीं आ पाएगा, और कल और परसों नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ त्यौहार इतना अच्छे से मनाया जाता है कि मतलब गाना बजाना बहुत कुछ होता है, तो इसीलिए वीडियो नहीं आ पाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है ये आपका क्षेत्रमिति से लिया गया है। इसमें आपको दिया गया है कि एक मतलब वृत्त के ऊपर एक टेंजेंट आ रहा है, मतलब एक स्पर्श रेखा आ रही है, इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले फिगर बनाइए। आपको बोला एक वृत्त है, सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए। एक वृत्त आपने बनाया, थोड़ा हल्का फुल्का टेढ़ा बनता है, आप समझ लीजिएगा उसको। देखिए आपको बोला है कि P बिंदु से एक स्पर्श रेखा PA और PB केंद्र O वाले वृत्त पर खींचाती है। केंद्र O है हमारे पास, PA जब हम इसको बनाते हैं तो ऐसे बनेगा और PB ऐसे बनेगा, हम इसको ऐसे मान लेते हैं। देखिए हमने फिगर बना लिया है, ठीक है। ये हुआ पॉइंट हमारा A और ये हमारा पॉइंट B हुआ, तो ये हो गया PA और ये PB हो गया। आपसे बोला है कि एंगल PA और B, मतलब यहां से इसको जोड़ दीजिए। एंगल PAB आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है 55 डिग्री। एंगल PAB आपको 55 डिग्री दिया हुआ है। देखिए अब टेंजेंट, इसको पॉइंट को क्या कर सकते हैं, इसको हम जब सेंटर से जोड़ देते हैं, यहाँ सेंटर से जोड़ सकते हैं और इस पॉइंट को भी सेंटर से जोड़ सकते हैं। देखिए आपको एक पता होगा कि जब भी कोई बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा आती है और वो जब हमारे त्रिज्या के साथ जुड़ती है तो उसका एंगल जो है 90 डिग्री का बनता है। ये आपको पता होना चाहिए, एंगल 90 डिग्री बनता है। ये एंगल भी
मतलब ये जो एंगल हुआ ये भी 90 डिग्री का होगा पूरा एंगल। अब देखिए 90 डिग्री का पूरा एंगल जब हुआ तो ये 55 डिग्री का हुआ इस तरफ का। इसका मतलब जो ये बीच वाला एंगल हुआ ये कितना बचेगा आपके पास, ये बीच वाला एंगल आपका 35 डिग्री का बचेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि 90 डिग्री का है, 55 आपका ये है तो 35 डिग्री बचेगा। आपको पता है कि ये रेडियस है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या है। जब वृत्त की त्रिज्या होती है तो बराबर होती है आपस में, यानी कि उनके सामने वाला जो एंगल होगा वो भी बराबर आएगा। मतलब अगर ये 35 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 35 डिग्री होगा। ठीक है, ये जो है 35 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए आप फिगर समझ लीजिए दोबारा से। मतलब आपने स्पर्श रेखा बनाया, फिर आपको एंगल 55 डिग्री दिया हुआ है, तो जब स्पर्श रेखा जुड़ती है जो त्रिज्या से हमारे तो 90 डिग्री एंगल बनाया जाता है। 90 डिग्री एंगल बनने का मतलब क्या हुआ कि जो एंगल 35 डिग्री बचा और हमारे वृत्त की त्रिज्या दोनों बराबर होती है, मतलब उनके जो सामने एंगल होगा भी बराबर होगा, तो 35 डिग्री ये भी आएगा। आपसे बोला है कि एंगल AOB ज्ञात करिए, एंगल AOB ज्ञात करिए। एंगल AOB का मतलब क्या हुआ, AOB मतलब जो केंद्र वाला ये वाला एंगल है, आपको ये वाला एंगल ज्ञात करना है। देखिए इस एंगल को कैसे ज्ञात करेंगे। आपने एक मान लीजिए त्रिभुज बनाई, इसको फिगर को आप भूल जाइए। आपके पास अब क्या आ चुका है, आपके पास कुछ ऐसा तरीका का फिगर आ चुका है जिसमें आपको ये 35 डिग्री दिया हुआ है, ये 35 डिग्री दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा ये वाला निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा कि तीनों कोणों का मान 180 होता है किसी भी ट्रायंगल का। तो 180 में से 35 जोड़ के माइनस कर दीजिए। तो 180 में से जब हम 35 जोड़ के माइनस करते हैं, 180 में से हम 70 माइनस जब करते हैं तो हमारे पास 110 डिग्री बचेगा। 110 डिग्री का आपको कौन से क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको 2 बार समझा ही दिया है कि मतलब स्पर्श रेखा जब जुड़ती है 90 डिग्री का। सबसे मेन इसमें पॉइंट है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। आपको ये पता होता तो आप पूरा क्वेश्चन निकाल सकते थे। आपका निकल गया 110 डिग्री आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है ये मैथ का क्वेश्चन तो नहीं है, ये साइंस की न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मैंने पहली बार देखा है, मतलब कि एनटीपीसी में वैसे बहुत कम पूछता है न्यूमेरिकल का चांस, लेकिन आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा भी तो बहुत कम लेवल का पूछता है। और इससे जो आसान तो नहीं आएगा कि जो न्यूमेरिकल एनटीपीसी में दिया हुआ, इससे आसान तो ग्रुप डी में नहीं आएगा, इससे आपका लेवल ऊपर ही आएगा। और न्यूमेरिकल का वीडियो आपको गोपाल जी पढ़ाई दिया तो उससे पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 14 केजी द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग क्या होगा। देखिए आपको गोपाल जी ने पढ़ाई रखा होगा कि संवेग का सूत्र क्या होता है। तो संवेग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, mv, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। इसको कहते हैं द्रव्यमान, मैं लिख देता हूँ दोबारा से, जो लोग आप नहीं पढ़े हो समझ लीजिए। इसको कहते हैं द्रव्यमान गुना वेग, सॉरी त्वरण नहीं, द्रव्यमान गुना वेग कहते हैं इसको, गलती होगा थोड़ा बोलने में। देखिए संवेग का सूत्र क्या होता है, mv, यानी द्रव्यमान गुना वेग। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, द्रव्यमान आपको 14 दे ही रखा है, 14 यहाँ पुट कर दीजिए। आपको वेग क्या दिया हुआ है, वेग आपको 28 मीटर दिया, 28 मीटर प्रति सेकंड दिया ही हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब आप इसको पूरा मत सॉल्व कीजिए, कई लोग करेंगे पूरा सॉल्व करने में टाइम अपना बिता देंगे, पूरा सॉल्व मत कीजिए। आपसे यूनिट डिजिट चेक कीजिए, 8 को जब 4 से गुना करते हैं तो 8 चौके 32 आएगा, यानी यूनिट डिजिट पे आपके 2 अंक होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन चेक कीजिए, पहले ऑप्शन में 0.5 है, आंसर नहीं मैच करा। दूसरे ऑप्शन में देखिए क्या है, 392 केजी मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल सही है। 392 यानी अंतिम में 2 है, ये भी हो सकता है। और ऑप्शन डी में देखिए 2 है। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या को जब हम गुना करेंगे तो 2 तो आएगा नहीं किसी कीमत पर, इसका मतलब 392 ही इसका आंसर होगा। आप बिना पूरा सॉल्व किए भी आंसर निकाल सकते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, केजी मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि द्रव्यमान की यूनिट जो होती है केजी होती है और वेग की केजी मीटर प्रति सेकंड होगा, तो केजी मीटर प्रति सेकंड का इकाई होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। और आप लोग अगर न्यूमेरिकल नहीं पढ़ते हैं तो गोपाल जी से पढ़िए, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पूछने वाला है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है कि इस क्वेश्चन का, देखिए मैंने आपको बहुत बार भी क्वेश्चन करवाया है कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक समझाई थी। अगर आप लोग ट्रिक लगाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाएगा आपका क्वेश्चन, बहुत जल्दी। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपको क्या दिया हुआ है, 1154 दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है x प्लस 1/x निकालना है आपको ये फाइंड करना है। देखिए मैंने आपको समझाया था। अभी देखिए आप बड़े से छोटे में जा रहे हैं, देखिए बड़े से पावर 4 से डायरेक्ट आप पावर 1 में नहीं जा सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पावर 2 में आना पड़ेगा, यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 निकालना पड़ेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको तरीका समझाया था कि जब भी आप सेम साइन में जाएं और बड़े से छोटे में जाएं तो आपको क्या करना है, 2 जोड़िए और अंडर रूट लीजिए। मैंने आपको समझा रखा था। तो 1156 का जब अंडर रूट लेते हैं तो कितना आएगा, 1156 का जब अंडर रूट लेते हैं यानी कि 34 आएगा। ठीक है, x² प्लस 1/x², ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करा रखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ लिया आपको तो कई लोग का मतलब हो ही नहीं पाएगा, सोचेंगे भाई क्या पूछ लिया हमसे। तो समझ लीजिए बड़े से छोटे में जाना है, सेम साइन है तो प्लस जोड़िए अंडर रूट लीजिए। अब देखिए इससे अब इसको छोटे में जाना है तो फिर क्या करिए, फिर 2 जोड़िए फिर अंडर रूट लीजिए, यानी कि 34 में जब आपने 2 जोड़ा 34 प्लस 2 और फिर अंडर रूट लीजिए, यानी कि 34 प्लस 2 36 का अंडर रूट हमने लिया तो कितना आ गया, 6 आ गया।
यानी कि इसका वैल्यू 6 होगा। दोबारा समझ लीजिए, बड़े से छोटे में जाना है और सेम साइन में जाना है। पहले x की पावर 4 से x की पावर 2 में आएंगे तो 2 जोड़ी अंडर रूट लीजिए, 34 आया। फिर इसमें इससे भी छोटा जाना है और सेम साइन में जाना है तो x की पावर 2 से x पे जाना है, तो क्या करिए 34 में 2 जोड़ी अंडर रूट लीजिए, आपका आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो आपको ऑप्शन नंबर कौन से में दिख रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है 6, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। और अगला जो क्वेश्चन होगा वो होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और मैं कमेंट बॉक्स रोज चेक करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग जवाब दे रहे हैं। मतलब कई लोग देखता हूँ मैं बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, और कुछ लोगों के थोड़ी मिस्टेक भी हो रही थी। क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में सॉल्व कराया जाता हूँ तो मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है। आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए। और हाँ, कल और परसों यानी कि 12 तारीख यानी 10 तारीख और 11 तारीख को वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि हमारे छठ पर्व मनाया जाता है बिहार में, तो खासकर बहुत अच्छे से मनाया जाता है, इसलिए गाना बजाना वगैरह होता है, तो इसलिए आवाज़ वगैरह होता है, तो हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। कुछ असुविधा के लिए खेद है आपसे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 12 तारीख को। ठीक है, धन्यवाद।